सोचिए, सिर्फ 26 शब्द, और इन 26 शब्दों ने वो दुनिया बना दी जिसे आज हम इंटरनेट कहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 300 की। अब नाम सुनकर शायद लगे कि ये कोई बोरिंग कानूनी मामला है, पर यकीन मानिए, हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी इसी एक कानून पर टिकी हुई है। तो इस कहानी में एक तरफ हैं वो लोग जो कहते हैं बस बहुत हुआ। सोशल मीडिया विक्टिम्स लॉ सेंटर जैसे ग्रुप्स का साफ कहना है, भाई ये कानून 1996 का है, तब तो सोशल मीडिया था भी नहीं। आज के खतरों के लिए ये बिल्कुल नाकाफी है, इसे बदलना ही होगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन जैसी संस्थाएं हैं जो कहती हैं, रुको, अगर सेक्शन 230 को हटा दिया तो इंटरनेट पर सिर्फ कुछ ही बड़ी कंपनियों का राज हो जाएगा। वो इसे बचाने के लिए लड़ रही हैं। और ये लड़ाई सिर्फ कानून की किताबों में नहीं है, ये तो राजनीति का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुकी है। आए दिन हम सुनते हैं नेता प्लेटफॉर्म्स पर पक्षपात और सेंसरशिप के आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच एक सवाल है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। हमारे बच्चों का क्या? उनकी सुरक्षा का क्या? क्या ये कानून उन्हें ऑनलाइन दुनिया के खतरों से बचा पा रहा है? ये एक बहुत ही गंभीर चिंता है। तो सवाल फिर वही है, आखिर वो कौन से 26 शब्द हैं? क्या है इनमें ऐसा कि पूरा इंटरनेट 2 हिस्सों में बंट गया है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इंटरनेट का सबसे विवादास्पद कानून आखिर क्यों है ये इतना कंट्रोवर्शियल? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसकी कहानी शुरू होती है इंटरनेट के बिल्कुल शुरुआती दिनों में। एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटी सी कानूनी गड़बड़ी ने अनजाने में ही पूरे वेब का नक्शा तय कर दिया। अच्छा, इंटरनेट से पहले की दुनिया सोचिए। कानून बहुत सीधा था। 2 तरह के लोग थे। एक पब्लिशर यानी प्रकाशक, जैसे कोई अखबार। अगर अखबार में कुछ भी छपता है तो जिम्मेदारी अखबार की होती है, सिंपल। और दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरक, जैसे वो दुकान वाला जो अखबार बेचता है। उसकी जिम्मेदारी अखबार के अंदर लिखी बातों की नहीं होती, वो तो बस उसे बेच रहा है। फिर आया 90s का दशक और 2 अदालती फैसलों ने सब कुछ उलझा दिया। एक तरफ थी कॉम्प्यूसर्व, उसने अपने प्लेटफॉर्म पर कोई रोक-टोक नहीं रखी, जैसा है वैसा चलने दिया। कोर्ट ने कहा, ठीक है, तुम एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ थी प्रोडिजी। उसने कोशिश की अपने प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा रखने की, आपत्तिजनक चीजें हटाने की, और जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, अरे तुम तो एक पब्लिशर की तरह काम कर रहे हो, अब हर चीज के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। सोचिए कितनी अजीब बात थी। मतलब अगर आप अच्छा काम करने की कोशिश करो तो सजा आपको मिलेगी। एक तरह का कानूनी जाल बन गया था। इस अजीबोगरीब स्थिति को देखकर सेक्शन 230 बनाने वालों में से एक क्रिस कॉक्स ने इसे बस एक ही शब्द में समझाया, बेहद मूर्खतापूर्ण। उन्हें और उनके साथी रॉन वाइडन को साफ दिख रहा था कि ये कानूनी पेच इंटरनेट को पैदा होने से पहले ही मार देगा। भाई कौन कंपनी ये जोखिम उठाएगी? तो इसी मूर्खतापूर्ण समस्या को सुलझाने के लिए जन्म हुआ सेक्शन 230 का। और ये काम कैसे करता है, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ढाल और तलवार वाला कॉन्सेप्ट। देखिए, इस कानून के 2 हिस्से हैं। पहला है ढाल। ये ढाल प्लेटफॉर्म को बचाती है। अगर कोई यूजर कुछ पोस्ट करता है तो उसकी जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की नहीं होगी, वो ढाल की तरह सुरक्षित है। और दूसरा हिस्सा है तलवार। ये तलवार प्लेटफॉर्म को ताकत देती है कि वो अपनी मर्जी से आपत्तिजनक कंटेंट को हटा सके, और ऐसा करने पर उन पर कोई केस भी नहीं होगा। अब इसका असर कितना बड़ा है जरा सोचकर देखिए। यूट्यूब, विकिपीडिया, फेसबुक, येल्प, रेडिट, अरे किसी भी वेबसाइट का कमेंट सेक्शन भी, ये सब आज जैसा भी है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 230 की वजह से ही मुमकिन है। इसके बिना आज का इंटरनेट होता ही नहीं। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब जब हम समझ गए हैं कि ये कानून आया कहां से, तो चलिए वापस आज की दुनिया में आते हैं और समझते हैं कि इस पर इतनी बड़ी लड़ाई क्यों छिड़ी हुई है। एक ऐसी लड़ाई जो इंटरनेट का भविष्य तय करने वाली है। तो जो लोग कहते हैं कि इस कानून को बदलो, उनका पक्ष क्या है? उनका कहना है कि ये कानून बड़ी कंपनियों को एक तरह की खुली छूट देता है। वो आरोप लगाते हैं कि प्लेटफॉर्म्स अपने एल्गोरिदम से खतरनाक कंटेंट को बढ़ावा देकर पैसा कमाते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। वो ब्लैकआउट चैलेंज जैसे जानलेवा ट्रेंड्स का उदाहरण देते हैं, या फिर ऑनलाइन बिकने वाली अवैध दवाओं का, और कहते हैं कि इन सब के लिए प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कानून को बदलने की मांग करने वाले लोग अक्सर इसे बनाने वाले क्रिस कॉक्स की ही बात दोहराते हैं।
वो कहते हैं कि इस कानून का मकसद इंटरनेट को साफ सुथरा बनाना था, न कि इसे हर तरह के गलत काम के लिए एक सेफ जोन बनाना। अब देखते हैं दूसरा पक्ष क्या कहता है। जो लोग सेक्शन 230 को बचाना चाहते हैं, उनका तर्क है कि ये सिर्फ गूगल और फेसबुक के लिए नहीं है, ये तो उन छोटे क्रिएटर्स, नए स्टार्टअप्स और ब्लॉगर्स के लिए भी एक सुरक्षा कवच है जो करोड़ों के मुकदमे नहीं झेल सकते। उनका डर ये है कि अगर ये कानून हटा तो सिर्फ बड़ी कंपनियां ही बचेंगी और इंटरनेट पर बोलने की आज़ादी खत्म हो जाएगी। और इस कानून के दूसरे जनक रॉन वाइडन तो और भी साफ कहते हैं। वो कहते हैं कि सेक्शन 230 का न्यूट्रल या निष्पक्ष होने से कोई लेना देना नहीं है, कभी था ही नहीं। इसका पूरा मकसद प्राइवेट कंपनियों को ये आज़ादी देना था कि वो अपने प्लेटफॉर्म के नियम खुद बनाएं। अब ये सारी बहस तो चली रही थी कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी 1996 में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके आने से सब कुछ और भी उलझ गया है। हमने अभी समझा कि सेक्शन 230 प्लेटफॉर्म को यूजर के कंटेंट से बचाता है ना? पर तब क्या होगा जब कंटेंट बनाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एक AI हो? ये सवाल इस पुराने कानून के सामने एक नई दीवार की तरह खड़ा हो गया है। अब कानून के जानकार भी कंफ्यूज्ड हैं। वो इसे दो नजरियों से देख रहे हैं। पहला नजरिया, क्या AI सिर्फ एक टूल है, सर्च इंजन की तरह, जो बस अलग-अलग जगह से जानकारी लाकर सामने रख देता है? अगर ऐसा है तो शायद सेक्शन 230 की ढाल इसे बचा लेगी। लेकिन दूसरा नजरिया यह है, क्या AI खुद एक कंटेंट क्रिएटर है, एक लेखक की तरह जो नई चीजें लिखता है, नए आइडियाज देता है और कभी-कभी तो गलत जानकारी भी गढ़ देता है? अगर ये सच है तो फिर सेक्शन 230 इसे शायद ना बचा पाए। और इसी कंफ्यूजन के बीच अब कानून में बदलाव की बातें और तेज हो गई हैं। कई तरह के आइडियाज पर काम चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा जैसे मामलों के लिए इसमें खास बदलाव किए जाएं। तो कुछ का प्रस्ताव है कि जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को सेक्शन 230 की सुरक्षा मिलनी ही नहीं चाहिए। तो आज हम एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़े हैं। वो 26 शब्द जिन्होंने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को बनाया, आज उन्हीं पर सवाल उठ रहा है। क्या अब वक्त आ गया है कि इन शब्दों को बदला जाए? और अगर हां, तो इनकी जगह कौन से नए शब्द लिखे जाएंगे? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो हमारे इंटरनेट का अगला पन्ना लिखेगा।